माइनस करो, टोटल इनकम आएगा, फिर आप टैक्स, हाँ टैक्स पे करो। 45 टू ए, कैपिटल गेन on dematerialization of shares, capital gain on dematerialization of shares, on dematerialization of shares of shares, capital gain on dematerialization of shares, ठीक है, कि कैपिटल गेन ऑन डीमेटेरियलाइजेशन ऑफ शेयर्स। डीमेटेरियलाइजेशन का मतलब है कि अगर कोई चीज मटेरियल फॉर्म में है तो उसको मटेरियल फॉर्म से खत्म करना, तभी तो डीमेटेरियलाइजेशन हो गया। यानी पहले शेयर सर्टिफिकेट के फॉर्म में मिलता था, पेपर के फॉर्म में मिलता था, अब शेयर्स पेपर के फॉर्म में नहीं मिलता, शेयर्स आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है, डिमेट अकाउंट में, हाँ डिमेट अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। तो अब आपके डिमेट अकाउंट में कई सारे शेयर्स है, जब आप उन शेयर्स को बेचते हो तो उनमें से कौन सा शेयर्स पहले बिकेगा, कौन सा शेयर्स बाद में बिकेगा, तो उसके लिए सेक्शन 45(2)(a) है कि डिमेट फॉर्म में आपके अकाउंट में जितने भी शेयर्स हैं उसमें से शेयर्स बिकेगा तो फीफो बेसिस पे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकालोगे। तो यहां पे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ शेयर्स, acquisition of shares shall be determined on FIFO basis, यानी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हम लोग निकालेंगे फीफो बेसिस पे, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आया है वही बिकेगा पहले, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। अब इस केस में आप कुछ नहीं, सिर्फ फीफो बेसिस पे कॉस्ट निकालना है। सेल कंसिडरेशन हमें पता है कितने का शेयर्स बिका है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आप फीफो बेसिस पे निकालोगे। जैसे एक एग्जांपल हम लोग लिखते हैं यहां पे, सपोज मिस्टर एक्स है, इन्होंने शेयर्स परचेज किया है, कई सारे शेयर्स परचेज किया है, शेयर्स of ABC Limited purchased as below, इस तरह से परचेज किया है। 15 जुलाई 2014 को 1500 शेयर्स खरीदा एट 200 ईच, ठीक है। 10 दिसंबर 2014 को शेयर्स खरीदा 2500 एट 250 ईच, ठीक है। और 3000 शेयर्स sold on 3000 shares sold on 25 September 2015, compute capital gain, कैपिटल गेन। अब आपने दो अलग अलग डेट में शेयर्स खरीदा है और इनमें से 3000 आपके पास 1500 और 2500,
यानी 4000 शेयर्स हैं, 4000 शेयर्स में से आपने 300 शेयर 3000 शेयर्स बेचा है, यानी आपके पास 4000 शेयर्स हैं जिसमें से 3000 शेयर्स आपने बेच दिया। तो कौन सा शेयर्स पहले बिकेगा? सबसे पहले 1500 बिकेगा। 1500 शेयर्स हमारा शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है? लॉन्ग टर्म है। शेयर्स के केस में 12 महीने देखना है, तो ये लॉन्ग टर्म हो गया। और बैलेंस 1500 शॉर्ट टर्म होगा। तो इसका मतलब आपको 2 बार कैपिटल गेन निकालना है। 1500 पे अलग से कैपिटल गेन निकालना है और अगले 1500 पे अलग से निकालना है। तो कैपिटल गेन सबसे पहले निकालते हैं। कैपिटल गेन ऑन 1500 शेयर्स। सेल कंसिडरेशन हमारा, और इस सारे शेयर्स को बेचा है एट वैल्यू ऑन इतना एट 300 ईच, 300 रुपए में बेच दिया सारे शेयर्स को। तो सेल कंसिडरेशन कितना हो गया? 1500 मल्टीप्लाइड बाय 300, कितना? 45, 45, 4,50,000। ठीक है, इसमें से माइनस कर लेते हैं। एक्सपेंसेस तो कुछ भी नहीं है, नहीं दिया है क्वेश्चन में, तो हम भी लोग भी नील लिख देंगे। अब ये नेट सेल कंसिडरेशन आ गया। नेट सेल कंसिडरेशन 4,50,000, 450 माइनस कर लेते हैं, लेस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, क्योंकि लॉन्ग टर्म है, लॉन्ग टर्म में इंडेक्सेशन करना है। तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मल्टीप्लाइड बाय CII फॉर 2015-16, CII फॉर 2014-15। ठीक है, दोनों ही ईयर्स का CII ले लेते हैं। ये आ गया हमारा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना था? 1500 मल्टीप्लाइड बाय तो 3 लाख, 3 लाख मल्टीप्लाइड बाय कितना आ गया? 1081, 1024। ये माइनस कर लो, 1081, 3,16,700 कर ले। ठीक है, 133,300। ये हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो गया। ये हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ठीक है, और बैलेंस बचा है हमारे पास 2500 कैपिटल गेन ऑन नेक्स्ट 1500 शेयर्स, 1500 शेयर्स। अगले 1500 शेयर्स पे सेल कंसिडरेशन हमारा कितना हो जाएगा? 1500 मल्टीप्लाइड बाय 300, यानी 4,50,000, 4,50,000। इसमें से माइनस कर लेते हैं लेस। कॉस्ट ऑफ, क्योंकि शॉर्ट टर्म है, 1 साल से पहले, 12 महीने से पहले आप शेयर्स को बेच रहे हो, शॉर्ट टर्म है, तो माइनस करेंगे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 1500 मल्टीप्लाइड बाय 250, 3 लाख
75 कॉस्ट, सी आ गया। ये हमारा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आ गया। तो इस केस में जब डिमेटेरियल फॉर्म में या शेयर्स है तो आप फीफो बेसिस पे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकालोगे, लेकिन डिमैट फॉर्म में नहीं होता। सर्टिफिकेट फॉर्म में होता तो आपकी मर्जी है, जो भी सर्टिफिकेट पहले बेचना चाहते हो बेच सकते हो। तो डिमेट फॉर्म में है तो सिस्टम के अकॉर्डिंगली चलेगा, यानी फीफो बेसिस पे आप कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकालोगे। लेकिन मटेरियल फॉर्म में है, सर्टिफिकेट के फॉर्म में शेयर्स आपके पास है, तो जिन शेयर्स को आप चाहोगे उनको बेच सकते हो। ठीक है, सपोज आपके पास कैश रखा हुआ है तो आपकी मर्जी है, जिसमें से पेमेंट करना है कर सकते हो, लेकिन जब कैश बैंक में चला गया तो बैंक की मर्जी है आपको कैसे कैश देगा। तो वही सेम चीज है कि आपके अकाउंट में शेयर्स हैं तो कौन से शेयर्स पहले बिकेंगे वो अकाउंट वाले डिसाइड करेगा। तो लॉ में दिया है कि जब भी आपको कैपिटल गेन निकालना हो और कैपिटल गेन के लिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकालना हो तो आप कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन फीफो बेसिस पे निकालोगे। ये हमारा सेक्शन 45 2A है। और अगला सेक्शन हमारा है 45 3, सेक्शन 45 3। नेक्स्ट सेक्शन इज सेक्शन 45 3। Next section is section 45 3. Section 45 3. Capital gain on capital contribution. Capital gain on capital contribution. Capital gain on capital contribution. Capital contribution. Capital gain on capital contribution, यानी कैपिटल कंट्रीब्यूशन पे कैपिटल गेन कैसे निकालेंगे। ठीक है, कैपिटल कंट्रीब्यूशन, अब एक फॉर्म पार्टनर्स है, पार्टनर फॉर्म के पार्टनर्स हैं, पार्टनर्स फॉर्म में कैपिटल कंट्रीब्यूट करता है, फॉर्म में पार्टनर्स ऑफ फॉर्म। अब पार्टनर्स ने कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है, कैपिटल कंट्रीब्यूटेड। ठीक है, पार्टनर्स के पास कैपिटल है, पार्टनर्स ने अपनी कैपिटल फर्म में इंट्रोड्यूस कर दिया, तो कैपिटल गेन किसके हैंड में होगा? पार्टनर्स के हैंड में। पार्टनर्स के हैंड में, इसके हैंड में कैपिटल गेन होगा। कैपिटल गेन इन द हैंड्स ऑफ पार्टनर्स, यानी जो भी पार्टनर कैपिटल कंट्रीब्यूट करेगा उस पार्टनर के हैंड में कैपिटल गेन होगा। और कैपिटल गेन के लिए हमें चाहिए क्या क्या? सेल कंसिडरेशन। कैपिटल गेन के लिए हमें चाहिए सेल कंसिडरेशन और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। सेल कंसिडरेशन क्या होगा? इन केस ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूशन, सेल कंसिडरेशन इक्वल टू amount recorded by firm, amount recorded by firm in its books of account, in its books of account। यानी फर्म अपने पार्टनर्स के बुक्स में जो भी वैल्यू रिकॉर्ड करेगा वही हमारा सेल कंसिडरेशन है। सपोज फेयर मार्केट वैल्यू एसेट्स की 50 लाख है, लेकिन फर्म ने अपने बुक्स में सिर्फ 2 लाख लिखा है, सेल कंसिडरेशन कितना लेंगे? 2 लाख। मार्केट में वो 1 करोड़ की प्रॉपर्टी हो, लेकिन फर्म ने बुक्स में सिर्फ 2 लाख लिखा है,
तो 2 लाख ही लेंगे, मार्केट वैल्यू पे नहीं जाना है, फॉर्म ने बुक्स में क्या वैल्यू रिकॉर्ड किया है। ठीक है, अगर इसको इसको कैपिटल कंट्रीब्यूट करने में खर्चा होता है पार्टनर्स का, तो एक्सपेंसेस को माइनस कर लो, जो भी एक्सपेंसेस है एक्सपेंसेस आप माइनस कर लो। माइनस करने के बाद जो फिगर है उसको हम लोग कहेंगे नेट सेल कंसिडरेशन, नेट सेल कंसिडरेशन, और इसमें से माइनस करेंगे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। ये दोनों आइटम माइनस करोगे तो हमारा कैपिटल गेन आ जाएगा, कैपिटल गेन। ठीक है, ये कैपिटल गेन है। एक एग्जाम्पल लिखते हैं हम लोग, एक एग्जाम्पल लिखते हैं। मिस्टर एक्स है, ये पार्टनर है, ये पार्टनर है इन फॉर्म एक्स वाई जेड एंड कंपनी। एक पार्टनरशिप फॉर्म है एक्स वाई जेड एंड कंपनी, उस एक्स वाई जेड एंड कंपनी फॉर्म में पार्टनर है मिस्टर एक्स। ठीक है, अब मिस्टर एक्स पार्टनर है एक्स वाई जेड एंड कंपनी में। अब मिस्टर एक्स के पास एक घर है, मिस्टर एक्स कंट्रीब्यूटेड बिल्डिंग टू फॉर्म, यानी मिस्टर एक्स के पास बिल्डिंग है और ये बिल्डिंग मिस्टर एक्स ने परचेज किया था, बिल्डिंग परचेज्ड on 15th October 2011 for ₹20 lakhs। 20 लाख में एक बिल्डिंग खरीदा था मिस्टर एक्स ने, और बिल्डिंग मिस्टर एक्स ने फॉर्म को कंट्रीब्यूट कर दिया, क्योंकि अब इसी बिल्डिंग में बिजनेस करेगी फॉर्म, तो इन्होंने टोटल अब इंटायर बिल्डिंग ट्रांसफर कर दिया एक्स वाई जेड एंड कंपनी। और कंपनी ने इस बिल्डिंग की वैल्यू रिकॉर्ड किया, वैल्यू रिकॉर्डेड बाय फॉर्म, वैल्यू रिकॉर्डेड बाय फॉर्म इज ₹30 lakhs, 30 लाख रिकॉर्ड किया, और ये कंट्रीब्यूट किया है ऑन, कंट्रीब्यूशन है यहां लिख लेते हैं ऑन फॉर्म ऑन डेट 15 जनवरी 16, 15 जनवरी 2016 को कंट्रीब्यूट कर दिया, 15 जनवरी 2016 को कंट्रीब्यूट कर दिया, 15 जनवरी 2016। ठीक है, 30 लाख। लेकिन फेयर मार्केट वैल्यू है, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ बिल्डिंग इज ₹60 lakhs, 60 लाख वैल्यू है, लेकिन फर्म ने आधा वैल्यू रिकॉर्ड किया। ठीक है, तो कैपिटल गेन के लिए सेल कंसिडरेशन क्या लेंगे यहां पे बताओ, सेल कंसिडरेशन क्या होगा? 30 lakhs। फर्म ने जितना रिकॉर्ड किया है ये हमारे लिए सेल कंसिडरेशन होगा। तो फर्म ने रिकॉर्ड किया है वैल्यू कौन सी? 30 lakhs। तो यहां पे क्या लिखेंगे हम लोग? 30 lakhs। अब ये शॉर्ट टर्म है या कोई खर्चा है? नहीं है, तो नील लिख देते हैं, ये आ गया 30 lakhs। अब ये शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है? लॉन्ग टर्म है, तो जब ये लॉन्ग टर्म है तो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेंगे। तो यहां कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के बदला इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेंगे, और इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकालना है तो कैसे निकालेंगे? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मल्टीप्लाइड बाय CII for 1516 डिवाइडेड बाय CII for कब कन्वर्ट किया है? 1112। तो ये आ गया, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है 20 lakhs मल्टीप्लाइड बाय 1081 डिवाइडेड बाय 780,
785 ही 11-12 का। तो ये हमारा सी आया है, कितना आ गया 27,54,000। ठीक है, ये माइनस कर लो, हमारा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आ गया क्या 140 को राउंड ऑफ कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। 2.46 लाख, कोई जरूरी नहीं है। अगर फिगर लंबा है तो शॉर्ट में लिख सकते हो, आप ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, वो कोई एग्जामिनर जैसे भी आप लिखो, मार्क्स आपको ऐसे लैक्स में फिगर है तो लैक्स में लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, क्वेश्चन में किस तरह से फिगर्स दे रखा है, क्वेश्चन में लैक्स में दिया है तो आप भी लैक्स में करो, क्या दिक्कत है। ठीक है, तो ये हमारा शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। और इसके बाद 45 के बाद 45(3) के बाद आते हैं 45(4) पे। 45(4) इसी से रिलेटेड है प्रोविजन 45(4), सेक्शन 45(4) कैपिटल गेन ऑन डिसॉल्यूशन ऑफ फर्म, कैपिटल गेन ऑन dissolution of firm, capital gain on dissolution of firm, capital gain on dissolution of firm, यानी फर्म डिसॉल्व हो जाता है, पार्टनर्स ने कैपिटल कंट्रीब्यूट किया, पार्टनर्स के हैंड में कैपिटल गेन हो गया। अब फर्म डिसॉल्व हो जाता है, तो फर्म के पास जो भी एसेट्स है ये किसके पास चला जाएगा, पार्टनर्स के पास। जब फर्म डिसॉल्व हो जाता है तो डिसॉल्यूशन के बाद फर्म के पास जितने भी एसेट्स हैं ये एसेट्स चला जाता है किसके पास, पार्टनर्स के पास। अब यहां पे फर्म डिसॉल्व हो गया और डिसॉल्यूशन के बाद dissolve and capital assets transferred to partners को कैपिटल एसेट्स ट्रांसफर कर दिया, तो कैपिटल गेन किसके हैंड में होगा, फर्म के हैंड में या पार्टनर्स के हैंड में, फर्म के हैंड में, क्योंकि फर्म ट्रांसफर कर रहा है तो कैपिटल गेन होगा, कैपिटल गेन इन द हैंड्स ऑफ फर्म, कैपिटल गेन इन द हैंड्स ऑफ फर्म, कैपिटल गेन इन द हैंड्स ऑफ फर्म के हैंड में कैपिटल गेन होगा। और यहां पे कैपिटल गेन किसके हैंड में हो रहा था, पार्टनर्स के हैंड में, कैपिटल गेन इन द हैंड्स ऑफ पार्टनर्स। जब पार्टनर कैपिटल कंट्रीब्यूशन करता है तो पार्टनर्स के हैंड में कैपिटल गेन होगा, ऑन डिसॉल्यूशन फर्म कैपिटल एसेट्स ट्रांसफर करता है तो फर्म के हैंड में कैपिटल गेन होगा। और फर्म के हैंड में कैपिटल गेन निकालना है तो सबसे पहले चाहिए सेल कंसिडरेशन, और सेल कंसिडरेशन के लिए कौन सी फिगर लेंगे, फेयर मार्केट वैल्यू। सेल कंसिडरेशन इक्वल टू फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ सच एसेट ऑन डिसॉल्यूशन, और डिसॉल्यूशन के टाइम पे जो भी फेयर मार्केट वैल्यू है ये हमारे लिए सेल कंसिडरेशन हो गया, और इसमें से माइनस कर लेंगे लेस एक्सपेंसेस माइनस करेंगे, इसमें से एक्सपेंसेस आप माइनस कर दो, एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद आपका नेट सेल कंसिडरेशन आ जाएगा, नेट सेल कंसिडरेशन।
नेट सेल कंसिडरेशन, और नेट सेल कंसिडरेशन आ गया और इसमें से माइनस करोगे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। ठीक है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। अब इसमें डेप्रिसिएबल एसेट्स भी होगा, तो डेप्रिसिएबल एसेट्स के केस में आप WDV लोगे, ओपनिंग WDV इन केस ऑफ डेप्रिसिएबल एसेट्स, और कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट और इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। अब ये माइनस कर लेंगे, इसमें से माइनस करने के बाद जो फिगर है ये हमारा ये फिगर है हमारा कैपिटल गेन, ये हमारा कैपिटल गेन। ठीक है, ये हमारा कैपिटल गेन है। एक फॉर्म डिसॉल्व होता है और डिसॉल्यूशन बाद कैपिटल गेन निकालते हैं। एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं, डिसॉल्यूशन पे। एक क्वेश्चन है आपके नोट्स में, पेज नंबर 169 पे। ठीक है, उसी क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। एक कंपनी है, एक पार्टनरशिप फर्म है, फर्म के पास 3 एसेट्स हैं, प्लांट मशीनरी, स्टॉक इन ट्रेड और लैंड। 3 एसेट्स हैं, फर्म के पास 3 एसेट्स हैं। हाँ ठीक है, हम लोग एग्जाम्पल लिखते हैं। एक फर्म है, सपोज XYZ लिमिटेड, ये फर्म, सॉरी XYZ एंड कंपनी फर्म है, पार्टनरशिप फर्म है। 3 एसेट्स है, प्लांट एंड मशीनरी, इनके पास 3 एसेट्स हैं, प्लांट एंड मशीनरी, स्टॉक इन ट्रेड, स्टॉक एंड लैंड। 3 एसेट्स है, और प्लांट एंड मशीनरी, इसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन दिया हुआ है 1995 में खरीदा था। ये डेट, ईयर ऑफ एक्विजिशन है, ईयर ऑफ एक्विजिशन 94, 95, 2006-7, 2006-7, और ये है 1979-80, 79-80 में खरीदा था। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 8 लाख, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है 8 लाख। स्टॉक की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 5 लाख, 25,000, 5 लाख, और ये है 25,000। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मार्केट वैल्यू एज ऑन 31 मार्च, फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 31 मार्च 2015। 31 मार्च को फर्म डिसॉल्व हो जाती है,
ठीक है, 31 मार्च, 15 की जगह 16 कर लेते हैं। 31 मार्च 16 को फर्म डिसॉल्व हो जाती है, लास्ट डेट में फर्म डिसॉल्व हो जाती है। और फर्म की वैल्यू, इसकी फेयर मार्केट वैल्यू 6 लाख है, तीनों एसेट्स की 6 लाख है। और फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 31st March 1981, fair market value as on 31st March 1981, ये है हमारा 1 लाख। ठीक है, ये वैल्यू हम लोग लिख लेते हैं, ये हमारा फेयर मार्केट वैल्यू है, यहाँ कुछ भी नहीं है, यहाँ 1 लाख। और WDV दे रखा है, एसेट्स की वैल्यू WDV, WDV है ऑन 1st अप्रैल 15, 4 लाख, 4 लाख है। वैल्यू एट विच, और ये सारे एसेट्स पार्टनर को दिया गया है, वैल्यू एट विच assets given to the partner, assets given to the partners, assets given to the partners। वैल्यू किस वैल्यू पे दिया गया? 354, 350, 350 पे, यानी इस वैल्यू पे दिया गया 350, 4 लाख 350। ठीक है, और फर्म डिसॉल्व हुआ और तीनों पार्टनर्स को एक एक एसेट्स दे दिया, एक्स को ये मिला, वाई को ये मिल गया, जेड को ये मिला। तो एक्स के हैंड में कितना कैपिटल गेन होगा, वाई के हैंड में कितना होगा, जेड के हैंड में कितना कैपिटल गेन होगा। पहले एक्स के हैंड में निकालते हैं कैपिटल गेन। कैपिटल गेन इन द हैंड्स ऑफ कंपनी, फर्म के हैंड में कैपिटल गेन होगा। तीनों एसेट्स पे अलग अलग कैपिटल गेन होगा। फर्म एक्स वाई जेड एंड कंपनी के हैंड में कैपिटल गेन होगा। तो पहले एक्स को एसेट्स दिया है, उस पे कितना कैपिटल गेन होगा, ये हम लोग निकालते हैं। तो फेयर मार्केट वैल्यू कितना है प्लांट मशीनरी की? 6 लाख। तो सेल कंसिडरेशन हो गया हमारा सेल, यहाँ पे 6 लाख। अब प्लांट मशीनरी हमारा डेप्रिसिएबल एसेट्स है, तो डेप्रिसिएबल एसेट्स में हमें WDV देखना है, एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन नहीं देखना है, WDV हमारा 4 लाख है, तो 4 लाख माइनस कर देते हैं। 2 लाख का, सॉरी एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस नील, एक्सपेंसेस हमारा नील हो गया, ये 6 का 6 रह गया, 6 लाख। और ये माइनस करने के बाद ये WDV है हमारा, ये माइनस हटा के यहाँ WDV लिख देते हैं। WDV एज ऑन 1st अप्रैल 2015 कितना? 8 लाख। ये माइनस कर दो, और 2 लाख का ये कैपिटल गेन हो गया, ये कैपिटल गेन। और ये कैपिटल गेन हमेशा शॉर्ट टर्म होगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा। डेप्रिसिएबल एसेट्स के ऊपर हमेशा शॉर्ट टर्म होता है, कभी भी लॉन्ग टर्म नहीं हो सकता। डेप्रिसिएबल एसेट्स के ऊपर हमेशा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ही होता है। ठीक है,
अब आपने एक्स पे निकाल लिया, अब वाई को एसेट्स दिया है, उसका कैपिटल गेन निकलेगा कि नहीं निकलेगा? स्टॉक इन ट्रेड है, स्टॉक इन ट्रेड है, तो वाई को जो भी एसेट्स दे रहा है उस पे बिजनेस इनकम आएगा। तो वाई को, क्योंकि स्टॉक इन ट्रेड हमारा कैपिटल एसेट्स ही नहीं है, जब कैपिटल एसेट्स नहीं है तो कैपिटल गेन ही नहीं होगा, तो यहां पे बिजनेस इनकम होगा, बिजनेस इनकम, इनकम। और बिजनेस इनकम के लिए हम लोग निकालेंगे सेल प्राइस। सेल प्राइस कौन सा लेंगे? जो फेयर मार्केट वैल्यू है 6 लाख माइनस 6 lakhs माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 5 लाख कॉस्ट। अब ये 5 लाख कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है, तो 5 लाख माइनस कर दो, 1 लाख का, 1 लाख की बिजनेस इनकम आ गई। ठीक है, और जो एसेट्स जेड को दिया है इस पे तो कैपिटल गेन होगा। अब है कैपिटल गेन ऑन एसेट्स ट्रांसफर टू जेड। ठीक है, कैपिटल गेन ऑन एसेट्स ट्रांसफर टू जेड। जेड को जो एसेट्स ट्रांसफर किया है उस पे कितना कैपिटल गेन होगा? सेल कंसिडरेशन, सेल कंसिडरेशन कितना लेंगे? 6 लाख, जो फेयर मार्केट वैल्यू है 6 लाख। अब लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म है? लॉन्ग टर्म है, तो लेस करेंगे इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना है? 25 लाख, और फेयर मार्केट वैल्यू है कितना? 1 लाख फेयर मार्केट वैल्यू, तो 1 लाख ले लेंगे, दोनों में जो हायर है, तो 1 लाख हो गया हमारा, 1 लाख मल्टीप्लाइड बाय 1081 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, ये 81, ये सी आई आई आ गया हमारा, सी आई आई फॉर 81, 82 की सी आई आई आ गई। कितना हो गया? लॉस आ जाएगा 10,81,000, यानी हमारा लॉस आ गया 4,81,000। शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस हो गया ना, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस हो गया, ये कैरी फॉरवर्ड होगा। ठीक है, कैरी फॉरवर्ड। अब फॉर्म तो डिसॉल्व ही हो गए, तो लैप्स हो जाएगा। तो ये हमारा 45(4) है, और एक और सेक्शन है 45(5). सेक्शन 45(5) एक और सेक्शन है, सेक्शन 45(5). ठीक है, सेक्शन 45(5). ठीक है, सेक्शन 45(5). कैपिटल गेन ऑन, कैपिटल गेन ऑन कंपल्सरी एक्विजिशन, कंपल्सरी एक्विजिशन, कैपिटल गेन ऑन कंपल्सरी एक्विजिशन, कैपिटल गेन ऑन कंपल्सरी एक्विजिशन। ठीक है, कंपल्सरी एक्विजिशन के केस में कैपिटल गेन कैसे निकालेंगे? कैपिटल गेन इन केस ऑफ कंपल्सरी एक्विजिशन। ठीक है, हमारी एसेट्स को गवर्नमेंट कंपल्सरीली एक्वायर कर लेती है। हाँ, जब कंपनसेशन आपको, कैपिटल गेन तो उसी साल आप कंप्यूट कर लोगे जिस साल एक्वायर करेगा। हाँ, टैक्सेबल उस
साल होगा जिस साल कंपनसेशन मिलेगा। ठीक है, इसमें हमें कैपिटल गेन निकालना है, तो सेल कंसिडरेशन हमारे लिए क्या होगा? सेल कंसिडरेशन इक्वल टू कंसिडरेशन हमारे लिए होगा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, सेल कंसिडरेशन इक्वल टू कंपनसेशन ठीक है, जो भी कंपनसेशन आपको मिलता है, ठीक है, जो भी कंपनसेशन आपको मिलता है ये हमारा सेल कंसिडरेशन है। सेल कंसिडरेशन इक्वल टू कंपनसेशन, और इसके बाद माइनस कर लेते हैं लेस। कंपनसेशन के बाद माइनस करेंगे एक्सपेंसेस। अगर कोई एक्सपेंसेस है तो एक्सपेंसेस आप माइनस कर लो, और इसमें से माइनस करेंगे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। ये दोनों आइटम माइनस करेंगे तो हमारा कैपिटल गेन आ जाएगा, और ये कैपिटल गेन टैक्सेबल होगा। कैपिटल गेन टैक्सेबल इन प्रीवियस ईयर in which claim received, taxable in previous year in which a claim received। यानी जब आपको ये क्लेम मिलेगा तब टैक्सेबल होगा। ठीक है, हाँ, आपको ये कंपनसेशन मिला है, अगर आपको ये कंपनसेशन कम लगता है तो आप कोर्ट में एप्लीकेशन दे सकते हो। कोर्ट में आप जा सकते हो कि हमें कम कंपनसेशन मिलता है, और कोर्ट ऑन रिक्वेस्ट ऑफ ऑन एप्लीकेशन बाय एसएससी कोर्ट में enhance the compensation, court may enhance the compensation, court may enhance the compensation। कोर्ट कंपनसेशन को एनहांस कर सकता है, कोई जरूरी नहीं है एनहांस करेगा। अगर आपको लगता है कि हमें कम कंपनसेशन दिया है गवर्नमेंट ने, तो आप कोर्ट में जा सकते हो। हाँ, अगर कोर्ट को लगता है कि आपको कंपनसेशन ज्यादा मिला है तो कोर्ट कंपनसेशन को रिड्यूस भी कर सकता है। हाँ, तब रिटर्न को रिवाइज करके रिफंड मांग लो। ठीक है, दोनों ऑप्शन है। अगर कोर्ट आपके कंपनसेशन को इनहांस करता है तो कैपिटल गेन ऑन इनहांस कंपनसेशन कैसे निकालेंगे? कैपिटल गेन ऑन enhanced compensation, capital gain on enhanced compensation। enhanced compensation के केस में कैपिटल गेन कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले हम लोग लेंगे सेल कंसिडरेशन हमारा हो गया इक्वल टू enhanced कंपनसेशन। जितना कंपनसेशन आपका एनहांस हुआ है उस अमाउंट को ले लेंगे। ठीक है, एनहांस कंपनसेशन, और इसमें से माइनस कर लेंगे लेस। एक्सपेंसेस अगर कोई है तो एक्सपेंसेस माइनस कर लो, एक्सपेंसेस आप माइनस कर लो। माइनस करने के बाद जो फिगर है नेट सेल कंसिडरेशन, नेट सेल कंसिडरेशन आ गया। इसमें से माइनस करेंगे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट और इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। ये दोनों निल होता है,
उसका पहले ही आप यहां माइनस कर चुके हो, तो इससे माइनस नहीं होगा। तो यहां पे नील लेंगे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, तो ये हमारा कैपिटल गेन आ गया। और इस कैपिटल गेन का नेचर और इस कैपिटल गेन का नेचर, दोनों का नेचर सेम होगा, यानी दोनों का कैपिटल गेन का नेचर सेम होगा। नेचर ऑफ कैपिटल गेन, nature of capital gain will be same as initial compensation. Initial compensation. Nature of capital gain will be same as initial compensation. ठीक है, कैपिटल गेन का नेचर सेम होगा जो इनिशियल कंपनसेशन, यानी इन दोनों का नेचर, इस कैपिटल गेन का नेचर और इस कैपिटल गेन का नेचर, दोनों का नेचर सेम होगा, सेम नेचर। यानी ये लॉन्ग टर्म है तो ये भी लॉन्ग टर्म, ये शॉर्ट टर्म है तो ये भी शॉर्ट टर्म। ठीक है, इसमें हम लोग अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। एक एग्जांपल लिखते हैं, पहले एग्जांपल लिखते हैं, एग्जांपल। ठीक है, एग्जांपल लिखते हैं कि हमारे पास एक कैपिटल एसेट है। ठीक है, कैपिटल गेन ऑन कंपलसरी एक्विजिशन। कंपलसरी एक्विजिशन के केस में आते हैं कि सपोज मिस्टर एक्स ने एक लैंड खरीदा, लैंड परचेज्ड, मिस्टर एक्स लैंड परचेज्ड ऑन 1 जुलाई 2010 फॉर ₹10 लाख। 10 लाख में लैंड खरीदा। ठीक है, 10 लाख में लैंड खरीदा और लैंड खरीदने के बाद इस लैंड को गवर्नमेंट ने कंपल्सरीली एक्वायर्ड कर लिया। कंपल्सरीली एक्वायर्ड बाय गवर्नमेंट, कंपल्सरीली एक्वायर्ड ऑन 10th जुलाई 2015 और कंपनसेशन आपका बना, कंपनसेशन आपका बन गया सपोज 25 लाख। 25 लाख कंपनसेशन बना और कंपनसेशन आपको मिला, कंपनसेशन रिसीव्ड ऑन 5 अप्रैल 2016। और आप इस कंपनसेशन से खुश नहीं थे, आप कोर्ट चले गए और ऑन एप्लीकेशन बाय एसएससी, ऑन एप्लीकेशन बाय एसएससी, कोर्ट enhanced the compensation to 30 lakhs। कोर्ट कंपनसेशन को 25 से 30 लाख कर दिया। अब कंप्यूट कैपिटल गेन, आपके कंप्यूट कैपिटल गेन। ठीक है, तो पहले इनिशियल कंपनसेशन हमें कितना मिला है, 25 लाख, ये हमारा इनिशियल कंपनसेशन है। तो इनिशियल कंपनसेशन लिख लेते हैं 25 लाख। इनिशियल कंपनसेशन इज
25 lakhs. Cost expenses is एक्सपेंसेस हमारा नील है, ठीक है, एक्सपेंसेस हमारा नील है, ये माइनस करके ये 25 लैक्स 25 लैक्स है। अब ये माइनस करने के बाद कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, अब ये शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है? लॉन्ग टर्म है तो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेंगे, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेना है, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इक्वल टू कैसे निकालेंगे इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन? 10 लाख 10 lakhs 1081 divided by 711. $15.21 15.20, ठीक है। चलो ये माइनस करके कितना आ गया? 9.79 ये आ गया। और ये कैपिटल गेन टैक्सेबल कब होगा? टैक्सेबल इन प्रीवियस ईयर 2016-17 में, 16-17 में ये टैक्सेबल होगा। और ये आपको एनहांस कंपनसेशन मिला 30 lakhs ऑन 25 अक्टूबर 2016, 25 अक्टूबर 2016 को मिला। तो 2016-17 में आप एनहांस कंपनसेशन निकालोगे तो हमारा एनहांस कंपनसेशन कितना हो गया? 25 पहले था, अब 30 हो गया, तो 5 lakhs एनहांस कंपनसेशन हुआ। और इसके लिए कोर्ट का खर्चा भी है आपका, इसके लिए कोर्ट एक्सपेंसेस है, ठीक है। इसके लिए कंप्यूट कैपिटल गेन इफ कोर्ट एक्सपेंसेस, यही ऐड कर देते हैं, कोर्ट एक्सपेंसेस इज 25,000, 25,000 कोर्ट का खर्चा है। तो कोर्ट का एक्सपेंसेस जितना भी है, एनहांस कंपनसेशन हमारा हो गया 5 lakhs और कोर्ट का खर्चा हो गया 25,000, तो 4,75,000 ये हमारा कैपिटल गेन है। और ये कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन नील हो गया 4,75,000। अब ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो ये भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो जाएगा हमारा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, यानी दोनों का नेचर सेम होना चाहिए। तो ये हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है। तो ये हमारा सेक्शन 45 है। सेक्शन 45 और सेक्शन 46 है, ठीक है। और उसके बाद सेक्शन 47 हम लोगों ने कर लिया, 48 भी कर लिया, 49 भी कर लिया, उसके बाद डायरेक्ट 50 सेक्शन करेंगे हम लोग। तो अभी हम लोग सेक्शन 45 के बाद सेक्शन 46 सेक्शन
सेक्शन 46 Section 46 Capital gain on liquidation of company. Capital gain on liquidation of company. Capital gain on liquidation of company. On liquidation of company. Capital gain on liquidation of company. Capital gain on liquidation of company. यानी कंपनी लिक्विडेट होती है तो लिक्विडेशन के टाइम पे कितना कैपिटल गेन होना चाहिए। अब एक कंपनी है, कंपनी लिक्विडेट हो जाती है, कंपनी लिक्विडेटेड, तो कंपनी जब लिक्विडेट होगी तो कंपनी के पास जो एसेट्स है किसको ट्रांसफर, liquidated and assets transferred to किसको ट्रांसफर होगा, शेयर होल्डर्स। कंपनी लिक्विडेट हो गई, लिक्विडेशन के बाद कंपनी के पास जितने एसेट्स हैं वो सारे एसेट्स ट्रांसफर हो गया शेयर होल्डर्स को। ठीक है, शेयर होल्डर्स को ट्रांसफर हो गया एसेट्स, और शेयर होल्डर्स को ट्रांसफर होने के बाद कंपनी के हेड में कोई कैपिटल गेन नहीं होगा। नो कैपिटल गेन इन द हैंड्स ऑफ कंपनी, as such a transaction is not transfer. Such a transaction is not a transfer. ठीक है, कंपनी के हैंड में कोई कैपिटल गेन नहीं होगा। कंपनी को माफ कर दिया कि जब भी कंपनी लिक्विडेट होगी कंपनी के हैंड में कोई कैपिटल गेन नहीं होगा। देयर इज नो कैपिटल गेन इन द हैंड्स ऑफ कंपनी। अब शेयर होल्डर्स के हैंड में आते हैं। क्या शेयर होल्डर्स के हैंड में कैपिटल गेन होगा कि नहीं होगा? होगा। तो कैसे होगा? शेयर होल्डर्स क्या ट्रांसफर कर रहा है? शेयर होल्डर्स को तो कैपिटल एसेट्स मिल रहा है, तो कैपिटल गेन कैसे होगा? ना, शेयर होल्डर्स को कैपिटल एसेट्स तो मिल रहा है, किसके बदले? शेयर्स के बदले। शेयर होल्डर्स अपना शेयर्स कंपनी को देगा और इन शेयर्स के बदले इनको कैपिटल एसेट्स मिलेगा। तो एक्सचेंज ऑफ शेयर्स इनटू कैपिटल एसेट्स, यहां पे कैपिटल गेन होगा ऑन एक्सचेंज ऑफ शेयर्स इनटू कैपिटल एसेट्स। एक्सचेंज ऑफ शेयर्स इनटू कैपिटल एसेट्स, इनटू कैपिटल एसेट्स। ठीक है, शेयर्स एक्सचेंज कर रहे हैं कि अपना शेयर्स कंपनी को दे रहे हैं और कंपनी के एसेट्स ले रहे हैं। तो एक्सचेंज ऑफ शेयर्स इनटू कैपिटल एसेट्स। ठीक है, तो यहां पे कैपिटल गेन के लिए हमें चाहिए सेल कंसिडरेशन। सेल कंसिडरेशन इक्वल टू क्या लेंगे? सेल कंसिडरेशन इक्वल टू फेयर मार्केट वैल्यू ऑन लिक्विडेशन। फेयर मार्केट वैल्यू किसका? एसेट्स का। यानी शेयर होल्डर्स को जो भी एसेट्स मिल रहा है उस एसेट्स की फेयर मार्केट वैल्यू क्या है?
यानी जो भी कैपिटल एसेट्स कंपनी से शेयर होल्डर्स को मिल रहा है उस कैपिटल एसेट्स की फेयर मार्केट वैल्यू क्या है। और रिड्यूस्ड बाय, अब ये फेयर मार्केट वैल्यू रिड्यूस्ड बाय, ये माइनस करोगे, रिड्यूस्ड बाय डीम्ड डिविडेंड, डीम्ड डिविडेंड अंडर सेक्शन 222 क्लॉज सी। यानी अगर शेयर होल्डर्स को कंपनी से डिविडेंड लेना था, अगर शेयर होल्डर्स को कंपनी से कोई डिविडेंड लेना था तो उस केस में डीम डिविडेंड माइनस करेंगे। ठीक है, डीम डिविडेंड माइनस कर दो तो सेल कंसिडरेशन होगा शेयर मार्केट वैल्यू माइनस डीम डिविडेंड। और इसमें से अब माइनस करेंगे अगर कोई एक्सपेंसेस है तो एक्सपेंसेस को माइनस कर दो, माइनस करने के बाद हमारा नेट सेल कंसिडरेशन आएगा, नेट सेल कंसिडरेशन आ जाएगा और नेट सेल कंसिडरेशन से आप माइनस करोगे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। अब ये दोनों आइटम माइनस करने के बाद आपका कैपिटल गेन आ जाएगा। ठीक है, अब आपको आपने एसेट्स शेयर्स ट्रांसफर कर दिया, शेयर्स के बदला कैपिटल एसेट्स मिला। अब जो कैपिटल एसेट्स शेयर होल्डर्स को मिला है, शेयर होल्डर्स फ्यूचर में जब भी इस कैपिटल एसेट्स को बेचेगा तो फिर से कैपिटल गेन होगा। अब शेयर होल्डर्स ने इस एसेट्स को बेच देता है तो फिर से कैपिटल गेन होगा। कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ कैपिटल एसेट्स, सेल ऑफ कैपिटल एसेट्स, assets received on liquidation। ठीक है, लिक्विडेशन पे जो भी एसेट्स मिला है उस एसेट्स को जब भी बेचेगा तो फिर से कैपिटल गेन होगा। और यहां कैपिटल गेन के लिए सेल कंसिडरेशन क्या होगा, इक्वल टू सेल प्राइस, एक्चुअल सेल प्राइस हो गया ऑफ सच एसेट्स। ठीक है, सेल प्राइस और माइनस एक्सपेंसेस है तो एक्सपेंसेस माइनस कर दो, नेट सेल कंसिडरेशन आ गया, नेट सेल कंसिडरेशन। ठीक है, नेट सेल कंसिडरेशन माइनस कर लो और माइनस करेंगे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट और इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। ये निकालना है ऑन फेयर मार्केट वैल्यू, ऑन फेयर मार्केट वैल्यू ऑन लिक्विडेशन। यानी यहां पे फेयर मार्केट वैल्यू लेना है, यहां पे डीम डिविडेंड रिड्यूस नहीं करना है। यहां पे डीम डिविडेंड इसीलिए रिड्यूस कर रहे हैं क्योंकि डीम डिविडेंड हमारा कहां टैक्सेबल होता है, अदर सोर्सेस में। हम लोग कैपिटल गेन निकाल रहे हैं तो इसीलिए कैपिटल गेन से डीम डिविडेंड को हटा देते हैं, ये चला जाएगा अदर सोर्सेस में। और यहां पे आप फेयर मार्केट वैल्यू लोगे, ना कि रिड्यूस प्राइस लोगे। तो यहां एक्चुअल फेयर मार्केट वैल्यू लेना है, फेयर मार्केट वैल्यू और फिर इंडेक्सेशन करो। फेयर मार्केट वैल्यू का लॉन्ग टर्म है तो लॉन्ग टर्म नहीं है तो इंडेक्सेशन करने की जरूरत ही नहीं है और ये आप माइनस करोगे तो हमारा कैपिटल गेन आ जाएगा, ये कैपिटल गेन आ जाएगा। ठीक है, तो ये लिक्विडेशन के टाइम पे कैपिटल गेन होता है, एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन, जब कंपनी लिक्विडेट होती है तब। ठीक है, अब एग्जाम्पल हम लोग लिखते हैं कि एग्जाम्पल एक लिख लेते हैं हम लोग कि सपोज शेयर होल्डर्स हैं, शेयर होल्डर्स के पास
सपोज 10,000 शेयर्स हैं, शेयर होल्डर्स मिस्टर एक्स है, ये शेयर होल्डर्स holding 10,000 shares, at suppose at 100 each, ठीक है, holding 10,000 share 100 each, 10,000 at 100 purchased on, ये भी लिख लेते हैं, purchased on 1st July 2013, ठीक है। कंपनी लिक्विडेटेड on 15th September 2015 and transferred a building having fair market value 25 lakhs, बिल्डिंग ट्रांसफर कर दिया और बिल्डिंग की वैल्यू फेयर मार्केट वैल्यू 25 लाख है। एंड डीम्ड dividend under section 222E C is due रुपए, डीम्ड डिविडेंड ड्यू है रुपए 1 लाख। ठीक है, और hence building sold on 25th September 2016 for रुपए 30 lakhs। कंप्यूट कैपिटल गेन। अब दोनों बार कैपिटल गेन होगा, यहां भी और यहां भी। अब सबसे पहले यहां कैपिटल गेन निकालते हैं, कैपिटल गेन, ठीक है। तो यहां पे शेयर होल्डर्स ने शेयर्स ट्रांसफर करके 10,000 शेयर्स है इनके पास, 10,000 शेयर्स वापस कर दिया कंपनी को, बदले में बिल्डिंग ले लिया। अब इस बिल्डिंग की फेयर मार्केट वैल्यू कितनी है? 25 लाख, और 1 लाख डीम्ड डिविडेंड है, तो 25 और -1 सेल कंसिडरेशन कितना आ गया? 25 लाख माइनस 1 लाख। -1 लाख, सेल कंसिडरेशन आ गया हमारा 24 लाख। 24 लाख हमारा सेल कंसिडरेशन, ठीक है। उसके बाद एक्सपेंसेस कुछ नहीं दिया है तो हम लोग भी 0 कर देते हैं। 24 लाख आ गया हमारा नेट सेल कंसिडरेशन। और इसमें से अब कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना लेना है? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हमारा शेयर्स कितने का है? 10,000 का शेयर्स है, तो हमारा लॉन्ग टर्म है, तो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेंगे। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, यहां पे इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेते हैं। ये हमारा 10,000 शेयर्स है और एक शेयर्स 100 का है, हमारे लिए तो कॉस्ट यही पड़ा था, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मल्टीप्लाइड बाय 1081 divided by CII for the year of acquisition 1314। तो 1314 का CII है
CI for the year 13-14, 13-14 का CI है 939, 939, 939, ये हमारा सी आया है। ये आ गया कॉस्ट, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। ये माइनस करोगे तो हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल कितना 225, ये माइनस कर लो, कैपिटल गेन आ जाएगा। ये कितना 1 कितना 775, ये होगा कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्सेबल इन प्रीवियस ईयर, टैक्सेबल इन प्रीवियस ईयर 2015 16, 15-16 में ये टैक्सेबल हो जाएगा। और यहां पे आते हैं कि 16-17 में ये हमारा प्रीवियस ईयर है 2016 17, 16-17 में 16-17 में हमारा सेल कंसिडरेशन कितना है, कैपिटल गेन ऑन बिल्डिंग, बिल्डिंग के ऊपर कैपिटल गेन निकालेंगे। अभी कैपिटल गेन शेयर्स के ऊपर आपने निकाला था, अब ये कैपिटल गेन ऑन शेयर्स है कि आपके पास ये 10 लाख के शेयर्स है, उसके बदले आपको 25 लाख का मकान मिल गया। और यहां पे जब आप इस बिल्डिंग को बेचोगे तो सेल कंसिडरेशन कितना मिलता है आपको 30 लाख। एक्सपेंसेस कुछ नहीं है, नील कर देते हैं 30 लाख। और लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म, है लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म है, शॉर्ट टर्म है, क्योंकि कंपनी लिक्विडेट, आपके पास बिल्डिंग कब आई 15 सितंबर 2015 को जब लिक्विडेट हुई कंपनी तब आया आपके पास, तो ये शॉर्ट टर्म। तो यहां माइनस कर दो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कितना 25 लाख, 5 लाख का कैपिटल गेन हो गया शॉर्ट टर्म। ठीक है, ये शॉर्ट टर्म। कैपिटल गेन, तो ये हमारा सेक्शन नंबर 46 है। और एक और क्वेश्चन करते हैं 46A, कौन सा, हाँ क्यों नहीं पता चलेगी, क्वेश्चन में दिया रहेगा जब भी इंडेक्सेशन होगा, जब भी ये लॉन्ग टर्म होगा तो उस पीरियड का सीआई दिया रहेगा। लास्ट अभी चल रहा है 16-17 का जून में आएगा सीआई, तो अब 15-16 का सीआई, तो यहीं तक आपको इंडेक्सेशन करना है। या तो इससे पहले का पीरियड हो तभी आप कर सकते हो, इसके बाद के पीरियड का तो कर ही नहीं सकते, तो इसके बाद का पीरियड वही शॉर्ट टर्म ही होगा अगर बाद का पीरियड होता है तो। ठीक है, तो ये हमारा कैपिटल गेन है ऑन लिक्विडेशन ऑफ कंपनी। कंपनी जब भी लिक्विडेट होगी तो कंपनी के हैंड में कोई कैपिटल गेन नहीं होगी, सिर्फ शेयर होल्डर्स के हैंड में कैपिटल गेन होगा। और एक और सेक्शन है 46A, सेक्शन 46A, सेक्शन 46A, सेक्शन 46A है हमारा बायबैक ऑफ शेयर्स, कैपिटल गेन ऑन बायबैक ऑफ शेयर्स।
capital gain on buyback of shares. Capital gain on buyback of shares. Back शेयर्स, यानी कंपनी अपना शेयर्स वापस खरीद लेती है शेयर होल्डर्स कंपनी को डिसीजन नहीं लेने देते, तो कंपनी अपना शेयर होल्डर्स से वापस खरीद लेती है। तो बायबैक जब भी कंपनी शेयर्स करेगी तो कैपिटल गेन किसके हैंड में होगा? शेयर होल्डर्स के हैंड में, क्योंकि शेयर होल्डर्स अपना शेयर कंपनी को ट्रांसफर कर रहा है। तो इस केस में कैपिटल गेन होगा इन द हैंड्स ऑफ capital gain in the hands of shareholder, और सेल कंसिडरेशन होगा हमारा सेल कंसिडरेशन इक्वल टू, हमारा सेल कंसिडरेशन क्या होगा? सेल कंसिडरेशन इक्वल टू, हमारा सेल कंसिडरेशन हो जाएगा अमाउंट पेड बाय कंपनी टू शेयर होल्डर्स फॉर बायबैक ऑफ शेयर्स। बायबैक ऑफ शेयर्स यानी कंपनी जिस प्राइस पे शेयर्स बायबैक कर रही है, ये सेल कंसिडरेशन होगा। फेयर मार्केट वैल्यू जो भी हो, फेयर मार्केट वैल्यू हमारे लिए इरिलेवेंट है। और अब बताओ, कंपनी शेयर्स बायबैक कर रही है तो फेयर मार्केट वैल्यू से ज्यादा में बायबैक करेगी या कम में करेगी? कंपनी शेयर होल्डर से शेयर खरीदना चाह रही है तो ज्यादा में खरीदेगी या कम में खरीदेगी? ज्यादा में खरीदना पड़ेगा। अगर कम में देगा क्यों शेयर होल्डर्स? अगर कंपनी कहेगी हमारा शेयर्स दे दो, तो क्यों दूं मैं? मार्केट प्राइस से कम में क्यों दूं या मार्केट प्राइस पे क्यों दूं? मार्केट प्राइस से हमेशा ज्यादा पे करना होता है कंपनी को, तभी शेयर होल्डर्स वापस शेयर्स देता है। तो जो भी प्राइस शेयर होल्डर्स को मिल रहा है कंपनी से, ये सेल कंसिडरेशन होगा। और इसमें माइनस करोगे एक्सपेंसेस, अगर कोई खर्चा हुआ है तो माइनस कर लो, और खर्चा माइनस करने के बाद हमारा नेट सेल कंसिडरेशन आ जाएगा, और इसमें से माइनस करोगे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन या इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, ठीक है, या कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। ये माइनस करने के बाद हमारा कैपिटल गेन आ जाएगा, ठीक है, ये कैपिटल गेन आ जाएगा। सपोज एक शेयर होल्डर्स है मिस्टर एक्स है, ये शेयर होल्डर्स है होल्डिंग 10,000 शेयर्स at 100 each since February 2011, फरवरी 2011 से ये शेयर्स इनके पास है। सिंस, और कंपनी bought back shares at ₹250 per share, and a fair market value of such share is ₹200 per share। कैपिटल गेन कितना होगा? कैपिटल गेन तो सबसे पहले सेल कंसिडरेशन कितना लेंगे? 25 लाख हो गया, क्योंकि 2.5 लाख कंपनी दे रही है, तो यानी हमारे लिए सेल कंसिडरेशन हो गया 25 लाख रुपए। क्या? हाँ, 15-16 डेट डाल लेते हैं, इन 2015-16 कर लेते हैं।
तो सेल कंसिडरेशन हो गया 25 lakhs, एक्सपेंसेस नील, ये हमारा आ गया 25 lakhs, और लॉन्ग टर्म है तो इसीलिए हम लोग निकालेंगे इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हमारा कितना है 10 lakhs multiplied by CII for 2015-16, CII for 2010-11, कितना आ गया 10 लाख मल्टीप्लाइड बाय 1081711, ये हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ जाएगा। ठीक है, कितना 15.2 lakhs, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ गया 9.8 lakhs, ये हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ गया। ठीक है, ओके, थैंक यू।